पार्ट 7 में आपने सुना था कि राजा शाह के आदमियों को दबोच लिया गया था और पुलिस वाले के सामने ये सच उन्होंने कबूल कर लिया था कि इन सब चीज़ों के पीछे राजा शाह का हाथ है। अब आगे जब हुकुम शाह उन आदमियों के मुंह से राजा शाह का नाम सुनते हैं तो उन्हें उन आदमियों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं होता है। तो वो गुस्से से उन आदमियों का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जुबान से मेरे पिताजी का नाम लेने की। तब वे आदमी हाथ जोड़कर रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, नहीं नहीं हुकुम शाह, हम झूठ नहीं बोल रहे। और ऐसे कहते हुए आदित्य राज के पैरों में गिर पड़ते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें माफ़ कर दो हुकुम शाह, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम बस पैसों के लालच में आ गए थे। तब आदित्य राज उनसे कहते हैं, पैसों के लालच में आकर तुम किसी की जान भी नहीं लोगे। कह के वो पुलिस वालों को निर्देश देते हैं कि इनसे और जानकारी निकालकर इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और वह गंगा को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं कि एसपी साहब आदित्य राज को रोकते हुए पूछते हैं, और हुकुम शाह राजा शाह का क्या करना है, क्योंकि एफआईआर दर्ज है और उनके खिलाफ सबूत भी मिले हैं, तो हमें आगे की स्टेप तो लेना ही पड़ेगा। इस पर आदित्य राज पीछे मुड़कर कड़क लहजे में कहते हैं, एसपी साहब उन्हें मैं संभालूंगा, बस आप कार्रवाई यहाँ तक ही कर दीजिए। करके आदित्य राज गंगा और साइली के साथ पुलिस स्टेशन से निकल जाते हैं। जब साइली गंगा और आदित्य राज गाड़ी में बैठे होते हैं तो गंगा सवालिया नजरों से पूछती है कि हुकुम शाह ऐसा क्या बिगाड़ा है हमने राजा शाह का, तो उन्होंने हमारे खिलाफ इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली। इस पर हुकुम शाह कहते हैं, गंगा मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने जो किया वह गलत किया है और मैं इसके तह तक जाकर ही रहूँगा। फिर गंगा नम आंखों में पानी लाते हुए कहती है, पता नहीं हुकुम शाह, हम है तो एक नन्ही सी जान, पर कितने लोग हमें अपने दुश्मन समझते हैं। कहकर वो रोने लग जाती है तो साइली उसे शांत करने लग जाती है। तभी गंगा वापस से कहती है, पता है हुकुम शाह, हमें मरने से डर नहीं लगता है, हमारे पीछे जो आश्रम है ना, और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये सोचकर डर लगता है। तो इस पर आदित्यराज गंगा के मुंह पर फटाक से अपनी उंगली रख देता है और कहता है, गंगा बस अब ज़्यादा मत सोचो, जो भी होगा मैं देख लूँगा और इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कहकर हुकुम शाह गंगा को शांत करने लग जाता है। फिर वो गंगा और साइली को पहले उनके घर छोड़ देता है, उनकी सुरक्षा में अपने बॉडीगार्ड को तैनात कर देता है और अपने सेक्रेटरी गोविंद के को साथ लेकर राजस्थान के लिए निकल जाता है। राजस्थान पहुंचने पर हुकुम शाह सबसे पहले अपने होम टाउन जैसलमेर में पहुंच जाता है। इधर राजा शाह को अभी तक सब कुछ मालूम हो चुका था कि आदित्य राज को सब कुछ पता चल चुका है करके, और वह अभी राजस्थान पहुंच गया करके। तभी तक राजा शाह आदित्य राज के सवालों के जवाब देने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। थोड़ी देर में आदित्य राज तमतमाते हुए महल पहुंच जाता है तो आदित्य राज की माँ को पता चल जाता है कि आदित्य राज महल पहुंच चुका है। तो वह तोड़कर महल से बाहर निकलकर आदित्य राज के गले लग जाती है। तो आदित्य राज माँ के सर पर हाथ फेरकर उसको अपने से दूर करता हुआ कहता है, माँ साहब अभी हमें अर्जेंट काम है, प्लीज़ वह काम हमें पहले करने दीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। और अपने माँ साहब को अपने से दूर करके सीधा राजा साहब के कमरे में चला जाता है। पीछे से मासा आदित्य राज के पीछे पीछे आदित्य राज सुनो तो कह के बुलाकर उसके पीछे पीछे आती है, पर आदित्य राज अपनी मासा पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे राजा साहब देखते हैं कि उनका बेटा गुस्से से उनके कमरे में आ रहा है तो राजा साहब चेहरे में स्माइल लाते हुए खड़े हो जाते हैं और आदित्य राज को बड़े प्यार से कहते हैं, आदि तुम आ गए बेटा, तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी में दिख रहे हो, कुछ काम था क्या। तभी आदित्य राज गुस्से में अपने आंखों को लाल लाल करते हुए कहता है, राजा साहब आप ये क्या नीच हरकत करने लगे हो। इस पर राजा साहब कहते हैं, नीच हरकत और मैं। तो आदित्य राज कहता है, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, और मेरे सामने आपकी चालाकी नहीं चलेगी। इस पर राजा साहब अपना हाथ आदित्य राज के कंधे पर रखते हुए कहते हैं, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर आदित्य राज गुस्से से राजा साहब का हाथ अपने कंधे पर से हटाकर कहता है, बंद करो आप अपनी ये नौटंकी। सच बात तो ये है, आप मुझे अपना बेटा मानते ही नहीं, यदि मानते तो ऐसी नीच हरकत नहीं करते। उस पर राजा आश्चर्य से कहते हैं, नीच हरकत, और मैं तौबा तौबा, मैं ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अब राजा के मुंह से ऐसे एक के ऊपर एक बातें झूठ बोलने से आदित्य राज का सब्र टूट जा चुका था, लेकिन वो अपने पिताश्री के सामने नहीं बोलना चाह रहा था, उनसे बहस नहीं करना चाह रहा था, पर माहौल ऐसे बनते जा रहा था जिससे आदित्य राज को ना चाहकर भी उनके सामने अपनी जुबान लड़ानी पड़ रही थी। फिर अचानक से आदित्य राज अपने घुटने के बल पर बैठकर अपने हाथों को जोड़कर आंखों में आंसू लाते हुए कहता है, प्लीज़ राजा साहब, अब आपको कोई भी झूठ मेरे सामने नहीं चलने वाला, मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो प्लीज़ गंगा को टारगेट करना छोड़ दो। तो इस पर राजा आदित्य राज को अपने हाथों से ऊपर उठाते हुए कहते हैं, तुम उस 2 टके की लड़की के लिए आंसू बहा रहे हो। बाहर से इन बाप बेटों के बस को आदित्य राज का पूरा परिवार देख रहा था। आज आदित्य राज आने की खुशी में राजा साहब के दोस्त की बेटी भी आदित्य राज के घर पर आई हुई थी और आदित्य राज की बचपन की दोस्त थी, उसका नाम गिरजा है। गिरजा ने जब आदित्य राज के मुंह से गंगा का नाम सुना
तो उसके दिल में एकदम से दर्द उभर आया, क्योंकि गिरजा आदित्यराज को मन ही मन बहुत प्यार करती थी। पर आदित्यराज के मन में गिरजा के लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। जब आदित्यराज ने अपने पिताश्री के मुंह से जब गंगा के लिए 2 टके की लड़की संबोधित किया, तो आदित्यराज कहता है, राजा साहब वो 2 टके की लड़की नहीं, वो मेरी जिंदगी है। तो राजा साहब कहते, आदित्यराज तेरा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है, ये तो क्या कह रहा है? तो आदित्यराज नम आंखों से कहता है, हाँ हाँ राजा साहब, मैं गंगा से प्यार करता हूँ, और मैं आपसे ये वादा कर चाहता हूँ कि आज के बाद आप गंगा को ठेस पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। ऐसे कहकर वो अपने पिताजी के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगा। इसे कहते वक्त उसके आंखों में आंसू थे। राजा साहब ने बेटे को ऐसे मासूम चेहरा, रोता हुआ चेहरा देख उसका दिल पिघल गया। इधर बाहर खड़ी ये सब तमाशा देख गिरजा को मन में घबराहट होने लगी थी कि राजा साहब अब क्या जवाब देंगे। और वो चाहती भी यही थी कि राजा साहब गंगा को आदित्यराज की ज़िंदगी से दूर कर दें। लेकिन जब उसने सुना कि राजा साहब ने वादा किया कि वो गंगा को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तो राजा साहब के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वो हक्का बक्का ही रह गई। फिर आदित्यराज अपने आंसू साफ करते हुए राजा साहब के गले लग गया और राजा साहब का धन्यवाद करके अभी मुझे काम है करके वो निकल गया। जब वो निकल रहा था तो घर के सारे सदस्य उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे, लेकिन आदित्यराज ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से अपने कुछ बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी गोविंद के साथ निकल गया। फिर घर के सभी सदस्य आकर अभी जो आदित्यराज में और राजा साहब में जो बहस हुई थी उसके बारे में जानकारी लेने लगे। राजा साहब ने घर के सदस्य को गंगा और आदित्यराज के बारे में बता दिया और सबको पता था कि गंगा उनके दुश्मन की बेटी है करके, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी गिरजा चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, पर राजा साहब वो तो आपके दुश्मन की बेटी है, और क्या पता वो आदित्यराज को बहलाकर उसे अपने जाल में फंसाकर उससे अपने बाबा का बदला लेना चाहती हो, या फिर आपके घर के सदस्य को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तो राजा साहब आपको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। तो इस पर राजा साहब व्यंग भरे स्वर में कहते हैं, मुझे पता है बेटा गिरजा, लेकिन मैं आदित्यराज को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। मुझे गंगा को तो सबक सिखाना ही है, जैसे मैंने उसके बाप को सिखाया था, पर उसके लिए मुझे ये कार्य चालाकी से करना पड़ेगा। इसे कहने पर गिरजा को थोड़ा सुकून मिला। इधर आदित्यराज इंदौर पहुंच चुके थे। आदित्यराज इंदौर पहुंचकर एक शॉप पर जाते हैं, उस दुकान से एक फूलों का गुलदस्ता खरीदते हैं और वहां से सीधा गंगा के घर पहुंच जाते हैं। आज शिवरात्रि होने की वजह से गंगा हरी कलर की साड़ी पहनकर मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। आदित्यराज जब गंगा के घर जाकर उसकी नज़र गंगा से टकराती है तो वो गंगा को देखता ही रहता है, क्योंकि गंगा आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी गंगा चुटकी बजाकर कहती है, क्या हो हुकुम सा, आज आप बहुत खुश लग रहे हो। तो आदित्यराज कहता है, गंगा सारी समस्या सुलझा चुकी है, अब तुम्हें किसी चीज़ का डर नहीं है। तो गंगा बीच में आदित्यराज की बात को काटते हुए कहती है, वैसे भी हुकुम साहब मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप हो ना मेरे साथ। गंगा के मुंह से आदित्यराज की ऐसी बातें सुनकर स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि उसे लगता है जैसे उसके मुंह से शब्द छीन लिया गया हो। तो आदित्यराज भी हड़बड़ी में कहता है, हाँ गंगा, मैं हूँ ना आपके साथ में, और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा, चाहे दुख हो या सुख। फिर गंगा हंसते हुए कहती है, मैं भी हुकुम सा, पर पहले हमें मंदिर जाना है क्योंकि आज शिवरात्रि है। तो इस पर आदित्यराज भी हाँ में गर्दन हिला देता है और गंगा के पीछे पीछे वो भी मंदिर चला जाता है। मन गंगा और हुकुम सा को ऐसे एक साथ मंदिर आता हुआ देखकर खुश हो जाते हैं और गंगा को आते ही आरती की थाल पकड़ा देते हैं। धीरे धीरे मंदिर में भी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और मंदिर के बाहर तक गंगा की आवाज़ गूंजती है। हुकुम साहब तो गंगा को ऐसे एकटक निहारते ही रहते हैं। गंगा की आवाज़ सुनकर सारे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और गंगा की लय में लय मिलाकर सारे आरती गाने लग जाते हैं। आरती करते करते हुकुम साहब भोले बाबा को देखकर कहते हैं, हे भोले बाबा, इसी स्थान पर मेरी मुलाकात ठीक 1 साल पहले गंगा से हुई थी और गंगा को देखते ही मुझे उससे प्यार हुआ था, लेकिन मैं उसे कभी कह नहीं पाया। आज बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा कर आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा साथ देना। मैं ये 1 साल में गंगा को अच्छे से जान चुका हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और मुझे पता है वो बहुत अच्छी पत्नी भी बनेगी करके वो आँख खोल देता है। फिर गंगा सभी को प्रसाद बांट देती है। धीरे धीरे भीड़ घटने लग जाती है और फिर गंगा और आदित्यनाथ दोनों मंदिर से बाहर निकलकर नदी के किनारे आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर दोनों बातचीत करते हैं। फिर आदित्यनाथ गंगा को कहता है, गंगा, आज मुझे आपको कुछ सरप्राइज़ देना है, तो चले। तो इस पर गंगा पूछती, कहाँ चले। तो हुकुम सा कहते, जहाँ में ले जाओ वहाँ। तो गंगा हाँ में गर्दन हिलाती है। फिर आदित्यनाथ गंगा को गाड़ी में बिठाकर सीधा नया आश्रम बनकर तैयार हो चुका था वहाँ पर ले जाता है और आश्रम के आते ही गाड़ी रोकर गंगा को गाड़ी से उतारता है। वो गाड़ी से उतरकर सामने जो दृश्य देखती है वो देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि आश्रम बनकर कंप्लीट हो चुका था और आश्रम को बहुत खूबसूरती से बनाया गया था। तो गंगा आश्रम को देखकर खुशी से झूमते हुए आदिराज के गले लग जाती है और कहती है, हुकुम सा, धन्यवाद, आपका लाख लाख शुक्रिया। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कितना खूबसूरत है ये आश्रम। ये इतना खूबसूरत है, बिल्कुल आपके दिल के जैसा।
तो हुकुम साहब गंगा के मुंह से दिल शब्द सुनते हैं तो वो आश्चर्य से कहते, क्या कहा गंगा आपने, जरा दोबारा बोलना। तो गंगा शर्मा जाती और आश्रम के अंदर भाग जाती। तो आधी रात के पीछे गंगा रुको रुको कहते चलने लग जाता है। आखिर में गंगा की साड़ी का पल्लू उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो गंगा का पल्लू पकड़ते हुए कहता है, अब कहाँ चाहोगी बोलो, अब कहाँ चाहोगी बोलो, आपने क्या कहा था गंगा। तो गंगा शर्माते हुए कहती है, वो मैं यूँ कह रही थी कि आप जितने हैंडसम हो, आपका दिल जितना खूबसूरत है, उतना ही आश्रम खूबसूरत है। तो इस पर अधिराज कुछ कहता नहीं, पर रोमांटिक मूड में उस साड़ी के पल्लू को अपने हाथ के ऊपर रोल करते हुए उसके पास जाकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, गंगा क्या इस खूबसूरत दिल की रानी बनोगी। तो गंगा अधिराज की आंखों में देखती ही रहती है। फिर उसके दिमाग में शरारत सूझती है तो वह शरारत भरे लफ्जों में कहती है, मगर हुकुम साहब मैंने कलेक्टर साहब को हाँ किया है शादी के लिए, फिर तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। ये शब्द सुनकर आदित्यराज का मुंह लटक जाता है और फिर वो नीचे गर्दन करके चुपचाप अपने नाखूनों को अपने दांतों से काटने लग जाता है। कबीर गंगा हंसते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, हुकुम साहब आपको भी किसी से प्यार हो सकता है क्या। तो इस पर आदित्यराज पल के झुका कर हाँ में इशारा करते हैं। फिर गंगा थोड़ी दुखी होकर कहती है, पर हुकुम साहब ये कैसे पॉसिबल है, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, हमारी जोड़ी कहाँ मिल खाती है। तो इस पर आदित्यराज कहता है, पगली प्यार के अमीर गरीबी देखकर होता है क्या, इसके लिए दिल का मिलना आवश्यक है। फिर आदित्यराज अपने जेब में से गुलाब का फूल और एक अंगूठी निकालकर गंगा के हाथ को आगे करने का इशारा करता है। इस पर गंगा अपना हाथ आगे करती है तो आदित्यराज उसे वो अंगूठी पहना देता है और गुलाब का फूल गंगा को देते हुए कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गंगा। तो इस पर गंगा आंखों में आंसू लाते हुए एकदम से आदित्यराज के गले लगकर रोती हुई कहती है, मैं भी हुकुम साहब। आदित्यराज गंगा के आंसू साफ करते हुए कहता है, अब मेरा इनाम कहाँ है। तो गंगा आश्चर्य से कहती है, आपका इनाम, हम तो कोई इनाम नहीं लाए आपके लिए। तो आदित्यराज गंगा की कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर उसके होठों के पास जाता है। इससे गंगा शर्म जाती है और कहती है, पर हुकुम साहब ऐसा। फिर आदित्यराज गंगा के कान के पास जाता है और कहता है, मुझे अपनी हद पता है गंगा, अभी हमारी शादी हुई है, डोंट वरी अबाउट इट। तो गंगा आदित्यराज का विश्वास करती हुए अपने आप को उसके हवाले सौंप देती है। फिर आदित्यराज गंगा के होठों को छूकर उसे किस करने लग जाता है। इससे गंगा के पूरे बदन में एक कंपन सा होने लग जाता है और वो आदित्यराज के रोमांस में गुम होने लगती है। क्या होगा आगे, क्या आदित्यराज और गंगा एक हो पाएंगे, क्या वो विवाह के बंधन में बंध पाएंगे या नहीं। जानने के लिए इस कहानी का पार्ट 9 देख लीजिए। धन्यवाद।